स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण की महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राय यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और चाहे आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपरटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेहतर स्कोर करें तो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहना होगा और ये पर्यावरण की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है इसे आपको तैयार करना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो साथ ही साथ आप एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट लिख पाता चलूँगा जो आपको जहाँ पे मिलेगा उसे आपको लिखते चलना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। मतलब रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए और आप सभी लोग फटाफट कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आपके सामने एक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जल्दी से जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें और वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुंचे। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न प्राय आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्राय आप लोग वहाँ पे गलती कर जाते हैं। चलिए आज हम लोग इस सभी तथ्यों को पढ़ाएंगे, सभी तथ्यों को समझाएंगे। देखिए जैसे जब भी कोई मनुष्य अपने श्वसन अंगों द्वारा सांस लेता है उसके शरीर में सभी गैसों का मिश्रण जाता है, लेकिन शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन में जो सबसे ज़्यादा क्रिया करता है वो होता है आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसे हम CO गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? CO गैस के नाम से जानते हैं। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्या बताया था, C बताया था, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। तो भैया C वाले इसका राइट आंसर है। आप लोग भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं, ये वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचा दीजिएगा, सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं आपको इस चीज़ तथ्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इस सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, दिख रहा है आप लोग को? चलिए आपको जो प्रश्न दिख रहा है तो भैया उत्तर भी आप लोग को बताना होगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। आज मुझे देखना है कि सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। देखिए अगर आप लोग तेज़ी से जवाब देंगे तभी तो मुझे भी पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप तेज़ी से जवाब नहीं देंगे, वीडियो को साथी मित्रों को नहीं शेयर करेंगे, अगर आपकी संख्या कम रहेगी फिर मुझे पढ़ाने का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए देखिए यहाँ पे जीवन की बात कर रहा है, धरती पर जीवन की बात कर रहा है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखें ऑक्सीजन क्या है, इसे प्राणवायु कहते हैं। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना होता तो जीवन संभव ना होता, ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हानिकारक भी कह रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पर क्या होगा, CO2 होगा, क्योंकि यह हानिकारक है। लेकिन कल्पना करिए अगर पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो पूरी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि जब पादप या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भैया जीवन कहाँ से होगा? क्योंकि पादपों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये उनके लिए प्राणवायु होते हैं, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ऑक्सीजन प्राणवायु होते हैं ना, लेकिन पादपों के लिए जो प्राणवायु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसलिए अगर कल्पना करिए अगर पूरे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। आप लोग जरा एक लाइन में बताइएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विघटित प्रदूषक क्या है? फटाफट कमेंट करिएगा कि जैव विघटित कौन सा प्रदूषक है जो जौ में विघटित हो जाता है, कौन सा है? फटाफट कमेंट करिएगा। संजय मौर्य जी ने गलत बताया है। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने गलत बताया। 20.95% ये है, 78.08% ये है और ये है 0.03% है। ठीक है, इसलिए जिन लोगों ने बताया ध्यान से देख लीजिएगा, इसका उत्तर ये होता। ठीक, चलिए आगे हम लोग के सामने प्रश्न है कि जैव विघटित प्रदूषक क्या है? फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि जैव विघटित प्रदूषक क्या है। फटाफट कमेंट करें, जैव विघटित प्रदूषक क्या है, फटाफट कमेंट करें। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहला काम लाइक करें, दूसरा काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, चाहे अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए जैव विघटित प्रदूषक क्या है? देखिए प्लास्टिक क्या है, ये कभी विघटित नहीं होगा, आप लोग जानते हैं। एस्बेस्टस कभी नहीं होगा। वाहित मल, ठीक है, जो वाहनों का होता है, ठीक है, या जो बहता हुआ होता है, ये भी कभी विघटित नहीं। लेकिन
जो पारा होगा ये जव द्वारा स्वयं विघटित हो जाएगा, माने प्रकृत प्रदत्त मिलता है और प्रकृत प्रदत्त खत्म भी हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देखिए पारा, देखिए पारा जो है, जैसे आपने देखा होगा पारा को स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया जाए तो पारा क्या होगा, कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वाहित मल होगा। देखिए मल का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मल मूत्र वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये पारा क्या होगा, ये धातु वाला हो गया, ठीक है, ये धातु हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, सॉरी बी होगा, बी वाहित मल। विघटित माने जो स्वतः खत्म हो जाए, ये मल मूत्र होता है। ये वाहित माने बहने वाला मल मूत्र, बहने वाला, बहने वाला ये मलमूत्र की बात कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, ठीक है। पारा धातु होती है, इसलिए 20 का राइट आंसर होगा। सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 20 का सही जवाब है, 20 का राइट आंसर होगा वाहित मल। क्योंकि जो पारा है, पारा भी क्या है, एक धातु है। पारा क्या है, एक धातु है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए शिक्षक भर्ती की ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। 50% ऑफर एक क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिगरेट के धुआं से क्या निकलता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सिगरेट का जो धुआं होता है उससे क्या निकलता है, फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें कि सिगरेट के धुएं से क्या निकलता है। फटाफट कमेंट करिए आप लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट जवाब दें। देखिए सिगरेट के जो धुआं होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए सिगरेट के जो धुआं से सबसे पहले क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, याद रखिएगा। फिर बेंजीन निकलता है, ठीक, बेंजीन निकलता है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन निकलता है, ठीक, यह बात एकदम याद रखिएगा। इसे हम CO गैस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, CO। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं और प्रायः आपसे गलती होती है। तो ये जो निकोटीन होता है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये जानते रहेगा। निकोटीन किसमें, चाय में या कॉफ़ी में, किसमें निकोटीन ज़्यादा मिलता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा निकोटीन किसमें पाया जाता है, चाय में या कॉफ़ी में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, माने है और बाकी नहीं है, क्या बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। सभी लोग जो लोग देख रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी। चलिए आप नहीं बताएंगे तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो PNN है ये भी होगा, स्मॉग होगा, ओजोन होगा। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, SO2 के नाम से जानते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, C होगा, ठीक है। ये एक रासायनिक है, इसका जो रासायनिक अगर सूत्र की बात करें तो मैंने यहाँ पे SO2 देख लिया। ये तीव्र गंधयुक्त भी होता है, ये विषैली गैस भी होती है, ये ज्वालामुखी द्वारा निकलती है, ये रंगहीन गैस होती है। इसलिए इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। ये ज़्यादातर कोयला या तेल जैसे चीज़ों से जलने से निकलता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, C इसका सही जवाब होगा। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर C बताया है उनका जवाब सही, क्योंकि जो गलत है वही सही, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है कि द्वितीय प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक की बात की जाए तो यहाँ क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर ओजोन गैस के बारे में है। ओजोन क्या है, ये एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO है। तो ये सभी ऐसी गैसें हैं जिसका कहीं ना कहीं आपको प्रयोग करने को मिल जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी है,
ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम, बेंजीन, बेस, ये सभी चीज़ें एक एक करके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें पूछा है कि सर्वाधिक हानिकारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक की बात करेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, यह अपूर्ण दहन से निकलता है, जीवाश्म ईंधन, फसलों के जलने से, मोटर वाहनों से और सिगरेट से, तो ये जो है इन सभी जगहों से निकलने में काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और यह आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे राजस्व लेखपाल की ऑनलाइन बैच के लिए ई-लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास में वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स भी है, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। देखिए अम्ल वर्षा एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि जो अम्ल वर्षा होता है किस लिए होता है, क्यों होता है, अम्ल वर्षा में क्या क्या कारण होते हैं और ये परीक्षा में अम्ल वर्षा से कैसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि आप लोग अगर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं तो भैया ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए अम्ल वर्षा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो भैया हम ही अकेले बताएंगे। बताइए, देखिए यहाँ पे अगर अम्ल वर्षा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ें पता होंगी, सभी लोग ने सही बताया है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जी एकदम आप लोगों ने सही बताया है, एकदम राइट आंसर, डी वाले एकदम सही जवाब है। अच्छी बात आप लोग और बताइएगा, जितने लोगों ने अम्ल वर्षा के बारे में बताया, अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पे है। देखिए अम्ल वर्षा केंद्र जो है वो नॉर्वे की राजधानी में, कहाँ पे है, नॉर्वे की राजधानी में है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। ठीक, और कुछ अगर आप चाहते हैं पूछना चाहते हो तो फटाफट पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिलेक्शन। ये इसे एसिड रेन कहते हैं, ये प्रकृत रूप से अम्लीय होता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। इसलिए इस प्रश्न का अगर आप उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, डी इसका उत्तर चौथा होगा, माने SO2, और अगर देखा जाए तो SO2 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, इसका अम्ल वर्षा केंद्र विश्व में जो है वो ओस्लो में है। ओस्लो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा वहीं पर होती है। ताजमहल का पीला पड़ना क्या कारण है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जो साथी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं वो जरूर जवाब देंगे कि अम्ल वर्षा, अच्छा सॉरी, ताजमहल पीला क्यों पड़ा था। सभी लोग कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अम्लीय वर्षा की बात हो रही है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। इसका नाम तो मेथेन है, शायद आप लोग को पता है। ठीक, इसका नाम CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये इसका नाम ओजोन है और ये सल्फर डाई है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही इसके बारे में जस्ट पढ़ा है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये ओजोन परत को क्षय करने का काम करता है। O3 को तोड़कर O2+O में बदलता है। CH4 ये इसे मार्स गैस कहते हैं, दलदली क्षेत्र से, धानी खेत से, प्राकृतिक चीज़ों से जब जुगाली करता है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, सभी लोगों ने एकदम सही बताया डी, लेकिन आप लोग की संख्या बहुत ही कम है। मतलब आप लोग अगर शेयर करेंगे, अगर सभी को एक एक ग्रुप में व्हाट्सएप के, फेसबुक के, तो और लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और क्लास और भी मज़ेदार हो जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल वर्षा होती है, फटाफट कमेंट करके बताएं, अम्ल वर्षा होती है कहाँ से। कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से। अम्ल वर्षा कैसे होती है, मैंने अगर इस अम्ल वर्षा की हम लोग बात करें, अम्ल वर्षा होती कैसे है, ज़रा फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं।
अम्ल वर्षा कैसे होती है? नहीं बताएंगे आप लोग? चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो भाई मेरा काम है बताना, और हम तो भाई बताएंगे ही। ठीक है, मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग ही खुलकर बताएं, तथ्यों को सामने रखें, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर अम्ल वर्षा की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। लकड़ी से नहीं होगा, कोयला जलाने से नहीं होगा, पेट्रोल से नहीं होगा, कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसी से जो अम्ल वर्षा होता है उसकी वजह से आता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए ए इसका राइट आंसर सही है। ठीक, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया, कारखानों से। तो अम्ल वर्षा जो होती है कारखानों से होती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सही जवाब दिया है। आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो फटाफट कमेंट करें, जो साथी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर, फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। यहाँ पे फ्लाई ऐश की बात कर रहा है, एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। देखिए, फ्लाई ऐश क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो फ्लाई ऐश जो होता है ये उड़ने वाली राख होती है जो किसी चीज़ों को जलाने से महीन कण होता है और एक ऊपर जलता है, खासकर कोयला जलने से होता है। ये विद्युत संयंत्र में जो राख होते हैं चिमनियों से प्रायः निकलता है। ठीक है, तो ये फ्लाइज जो होता है आप लोग को समझ गए होंगे कि चिमनी से निकलता है, कोयला जलने से निकलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आप लोग जानते हैं कि उड़न राख होता है, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं जिन्हें फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा। ये कोयला जलाने से खासकर होता है। क्लियर? कोई डाउट किसी पे? ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव निम्नीकरण है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सी जैव निम्नीकरणीय है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे जैव निम्नीकरण क्या है। माने कौन सा जैव में घुल जाएगा, कौन जौ में जाने के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब कौन सा अपघटित होगा। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में समझिएगा, कौन अपघटित होगा माने कौन पर्यावरण में अपने आप गायब हो जाएगा। जी, आप लोगों ने सही बताया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सही जवाब है आप लोग का। सीएनजी का जिन्होंने फुल फॉर्म बताया है। देखिए, प्लास्टिक क्या है? ये पर्यावरण में निम्नीकरण नहीं होगा, पॉलीथीन भी नहीं होगा, अभी मरकरी भी नहीं होगा। लेकिन जो रबर है ये प्राकृतिक वस्तु है, ये पेड़ से निकलता है और ये स्वयं डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब सही थे। ठीक है, अब एक बात और बताइएगा कि अगर पारा के अधिकता से एक रोग होता है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शरीर में अगर पारे की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आप लाइव वीडियो को देख रहे हैं तो लाइव जवाब दीजिएगा, चाहे तो आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं बाद में भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। मिनी माता, मिनी माता क्यों? अच्छा चलिए ठीक है, ये जापान की खाड़ी थी मिनी माता, इसी के नाम पर यहाँ का नाम मिनी माता पड़ा। ठीक है, हाँ जी, अनूप जी ने एकदम सही बताया है। यहाँ पे देखिएगा, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, वो किसका है? जरा फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताएं। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव फटाफट बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, बताइए। अगर आप लोग बता रहे तो सही है। देखिए, जल का वर्ग जो है कई भागों में बांटा जाता है। जल्दी हम इसकी भी क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अन्य सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, तो यहाँ पे BOD के बारे में आपको बताना है। देखिए, BOD के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या हमारी पेड क्लास में भी जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा
मृदा में बीओडी नहीं होता, वायु में नहीं होता, जब भी होता है जल में होता है। कहाँ होता है? जल में होता है, इसलिए जलीय वातावरण इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बीओडी जो बात की जाती है वो जल में ऑक्सीजन की बात की जाती है। जब मैं बीओडी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इसे और अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूंगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर जिन्होंने ए बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है, ए वाले राइट आंसर है, बाकी लोग का गलत है। ये वायु में नहीं होता, मृदा में नहीं होता, ये केवल जल में होता है। देखिए मैं क्लास में 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा कि आपकी संख्या आज बहुत कम है, इसलिए मैं आज की क्लास काफ़ी लंबी नहीं लूँगा। ठीक है, मैं जल्दी से 2-3 प्रश्न और करा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे केवीएस के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास यहाँ पे कोर्स के बारे में डिटेल दी गई है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज है, और यह ई-लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर जनपद से क्लास चलती है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो गंगा नदी में जो बीओडी की मात्रा कहाँ पाई जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी संजीव ने सही बताया, बीओडी का फुल फॉर्म। देखिए बीओडी की बात, देखिए एक बीओडी होता है और एक सीओडी होता है, ये दोनों का फुल फॉर्म बताइएगा। इसका तो मैंने बता दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा। अब कोई कह दे रहे कैश एंड डिलीवरी, नहीं जी नहीं, कैश एंड डिलीवरी नहीं होता। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कानपुर में होती है, और हरिद्वार से जब निकलती है तो सबसे ज़्यादा बीओडी की मात्रा यहाँ तक होती है। कानपुर के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है, तो हरिद्वार एवं कानपुर। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सॉरी हाँ एक मिनट रुकिएगा, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे सॉरी यहाँ पर कानपुर इलाहाबाद के मध्य, सॉरी कानपुर से इलाहाबाद के मध्य होगा। इसका उत्तर बी होगा, सॉरी 20 का होगा, 20 का राइट आंसर होगा, सॉरी 20 का सही, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य। ठीक है, हाँ ये कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, हाँ क्योंकि हरिद्वार से शुद्धता निकलती है, कानपुर से इलाहाबाद के बीच बीओडी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? हाँ याद रखिएगा, सीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक क्या है? फटाफट कमेंट करके जवाब दें। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु क्या है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, हाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जी संजय मौर्य जी ने आपने सही बताया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों मैं आपके पेड क्लास में जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक क्या होता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें। देखिए कॉपर नहीं होता, कैडमियम नहीं होता, मरकरी और लेड। देखिए मरकरी और लेड दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा अंतर है, इसलिए जानते रहेगा। यहाँ पे लेड इसका सही जवाब होगा। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविषालु धातु की अगर बात करें तो क्या होता है आपका? लेड होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताएं किस नदी को जैविक नदी कहा जाता है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किस नदी को भारत का जैविक नदी कहा जाता है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। बताइए जैविक नदी किसे कहते हैं? देखिए इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, और ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। भारत में 3 नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं, एक दामोदर हो गई और दूसरी नर्मदा और ताप्ती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी होगा। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी में क्या होते हैं, कोयले के तलछट पाए जाते हैं। कोयले के तलछट होने के नाते इसे क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर पर्यावरण की सीरीज पढ़ ली, चाहे यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, लेखपाल, पुलिस, एसआई, सिविल सर्विसेज, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा दामोदर नदी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? बताइए सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट कहाँ उत्पन्न होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट बताएं सबसे ज़्यादा महानगर में, महानगर की बात की जा रही है, ठोस अपशिष्ट कहाँ निकलता है? बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हिना खान जी, पर्यावरण को ही ईवीएस कहा जाता है। ईवीएस का ही फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा
कुछ लोग इसका उत्तर मुंबई लगा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे सारे बारे में जानते रहेंगे इसका, लेकिन उत्तर जो होगा वो दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। मैंने सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट की बात करें, अगर महानगर की बात करें तो दिल्ली इसका सही जवाब होगा। ठीक है, दिल्ली इसका सही जवाब है। मैं जल्दी से क्लास खत्म कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करने से कोई मतलब नहीं। आप लोग देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे ठोस अपशिष्ट की बात करें तो मुंबई नहीं, दिल्ली होगा। ठोस अपशिष्ट सबसे ज़्यादा अगर मलिन बस्ती देखेंगे तो धारावाही है मुंबई में, लेकिन मलिन बस्ती के बारे में नहीं पूछा है, ठोस अपशिष्ट के बारे में पूछा है, इसलिए वहाँ पर उत्तर दिल्ली होता। बताइए फटाफट कमेंट करके, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जब वायुमंडल प्रदूषण हो जाएगा कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे विकल्प के आधार पर जब वायुमंडल प्रदूषण होगा तो जब वर्षा होगी तो वर्षा की बूंदों के साथ वो जो प्रदूषण वो नीचे आ जाएगा। अब बताइएगा वर्षा की बूंदें गोली क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोली क्यों होती है? फटाफट कमेंट करें, वर्षा की बूंदें गोली क्यों होती हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि जो वर्षा की बूंद होती है गोली क्यों होती है। पर्यावरण की क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। सभी साथी जो प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने कि वाटर प्रोविजंस एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस एक्ट लागू किया गया। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। पढ़िए फटाफट कमेंट करके। कब? बताइए। चलिए देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा उद्देश्य है बताना, मेरा उद्देश्य है तथ्यों को स्पष्ट करना, क्योंकि भैया हम तो चाहते हैं आपके सामने तथ्य को स्पष्ट करें। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? 1977 होगा, 1977 होगा। तो सी वाले इसके सही जवाब हैं। ऐसे प्रश्न आप परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा। तो जितने लोगों ने सी बताया था 1977, उनका जवाब सही था। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस एक्ट लागू किया गया था, 77 में लागू किया गया था। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पे? लागू किया गया। प्रश्न में क्या पूछा हम? लागू किया गया। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। सभी नोट्स टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB घर बैठे नोट्स के लिए इस पे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेयजल में संख्या प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सभी लोग बताइएगा, संख्या प्रदूषण कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। संख्या प्रदूषण कहाँ से है? बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, संख्या प्रदूषण बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए जवाब सबको देना चाहिए, भले गलत हो जाए। ठीक है, गलत हो सही हो जवाब जरूर देना चाहिए। ठीक, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे अगर संख्या की बात किया जाए तो पेयजल में अगर जहाँ पे संख्या की बात की जाए तो यह पीने योग्य जल की बात किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा संख्या की अगर भारत में बात किया जाए दिए गए विकल्प के आधार तो आपका कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता इसका सही जवाब होगा। मैंने जितने लोगों ने इसका उत्तर कोलकाता बताया था उनका जवाब सही है। इसके बारे में जब लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो हम पेड क्लास में हम ये देखेंगे कि संख्या क्या होता है, कैसे बनता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ पे संख्या कहाँ पर, आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये मानक क्या है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा। जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए परजीवी प्रतिजीवी तो होगा नहीं, ह्यूमेलिन या
एंथ्रोपोजेनिक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बी और सी और डी में क्या होगा, फटाफट कमेंट करें, सी और डी में क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न यूनिक प्रश्न है जो आपको इलेनी विद दुर्गेश में मिल रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए, इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, अपने व्हाट्सएप पे डालिए, अपने साथी मित्रों तक भेजिए। ये होगा एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इसका डी इसका सही जवाब होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जितने लोगों ने डी बताया है उनके जवाब सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये आज का आखिरी प्रश्न है और आपके सामने ये कह रहा है एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ पे फैला था। ठीक है, फटाफट कमेंट करें। और ऑनलाइन क्लास के लिए प्रतिदिन आप ये क्लास 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पे लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, दक्षिण एशिया में भारत के आसपास एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में कहाँ पे फैला हुआ था, भारत दक्षिणी एशिया में फैला हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उनके जवाब सही है। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आपके सभी तथ्य को, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और उसी के लिए मैं और मेरी टीम आपके लिए अपना बेस्ट देती है। आप भी अपना बेस्ट दीजिए ताकि सफलता झक मार के आपके कदमों में आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको डेली पढ़ना है तो टाइम से आइएगा, अन्यथा मुझे सीरीज खत्म बंद करके मुझे नई सीरीज शुरू करनी पड़ेगी अगर आपकी संख्या बेहतर नहीं रहती है तो, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी संख्या इतनी कम रहना इस बात का है कि कहीं ना कहीं पढ़ाने में कोई कमी रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। 9:30 बजे रात। ठीक है, चलते हैं तब। बाय बाय।